हेलो नमस्कार दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम ये शायद तीसरा क्लास होगा जो कि हम आरआरबी जेई और एएलपी के लिए जो हम चला रहे हैं। और ये जो विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि आपका एएलपी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ था। तो एएलपी सीबीटी फर्स्ट में जैसे जो एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, 75 क्वेश्चन आए थे। कितने में? 1 घंटे में करने थे आपको। तो कुल मिला के जो 75 क्वेश्चन आए थे, तो किसी किसी सेट में उसमें 18 है क्वेश्चन, किसी में मैथ के 20 क्वेश्चन भी है। तो जैसा कि जितने भी मानो जिस सेट से क्वेश्चन मिले हैं कि मैथ के, तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं। तो जो हम आपको कराना चाह रहे हैं वो कराएंगे आपको, जो एएलपी सीबीटी फर्स्ट में जितने भी सारे मानो किसी भी सेट में जितने क्वेश्चन आए वही हम आपको कराएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप समझते हो आपके लिए इससे ये पता चल जाएगा कि पुरानी ईयरों में कैसे क्वेश्चन आए थे। उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को बढ़ाते रहेंगे आगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये एमआर के स्टडी नाम से हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। और इसकी जो आपकी लिंक होगी वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो इस पर बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी, जैसा कि आपको फ्री टेस्ट है। क्या मिलेगा आपको? फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री नोट्स मिलेगी, और यहाँ तक वीडियो भी, कुछ वीडियो भी आपको फ्री मिल सकते हैं। तो कुल मिला के ये है। फ्री के साथ साथ आपको क्या है, जैसे कि आपको कोई मानो सिलेबस, मानो किसी का भी सेट अच्छे लगते हैं, जैसे आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसकी आप क्या कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। और हमारे यहाँ जो भी सेट हैं वो आपके एक ऐसे होंगे, एक विश्वास पात्र की तरह आपको, मतलब जो सेट दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप उसमें विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। और जो भी सेट हैं वो एनालिसिस करके बनाए गए हैं कि एग्जाम को देखते हुए कि एग्जाम किस टाइप के आ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे सेट मिलेंगे। तो इसी के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करें, जिससे कि आपको इस पर दी गई सुविधाएं प्राप्त हो सकें। तो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग। दो चचेरे भाई हैं और उनकी आयु का वर्तमान योग कितना है? 46 है। कितना वर्ष दिया है? 46 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। कितने वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है? तो देख लीजिए, यहाँ पे दो चचेरे भाई हैं, तो कोई मान लेते हैं, जैसे एक भाई है ए और दूसरा क्या होगा आपका बी। अब बात कर रहा है वो 8 वर्ष पहले की। तो 8 वर्ष पहले मानो अब से 8 वर्ष पहले या पूर्व, तो बिफोर में हम बात करेंगे। तो अभी वर्तमान में 46 है, तो 8 वर्ष पहले कितनी थी? 8 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। अब 8 वर्ष पहले की बात करते हैं, मतलब 8 ईयर और एगो। तो 8 वर्ष पहले हम देखते हैं क्या था कि जो बड़े की आयु है, ये वाला क्या है? बड़ा। ए क्या है? बड़ा। और बी कैसा है? छोटा। ठीक है। तो ए बड़ा है, तो 8 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की दोगुनी थी। छोटे की आयु कितनी थी? एक्स। तो बड़े की कितनी हो जाएगी? 2x। तो यहाँ मुझे ध्यान रखना है। तो अब 8 ईयर से है वो, तो नाउ अब कितना हो जाएगी? इसमें हम क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, 2x प्लस 8, और इस तरफ भी क्या हो जाएगा? 2x प्लस 8। अब यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहा है कि दोनों भाइयों की, वो दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आय का योग कितना है? 46। तो इन दोनों की अगर आय का योग करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 46 या 46 के बराबर। तो 2x प्लस 8। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो 2x प्लस 8 और यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 8। ये कितना हो जाएगा आपका? 46 दिया है। देख लीजिए, 2x और x कितने हो जाएंगे? 3x। और 8 8 कितने हो जाएंगे? 16 इक्वल टू कितने हो जाएगा? 46। अब यहाँ देख लीजिए, 3x इक्वल टू 46 माइनस के 16। तो यहाँ 3x इक्वल टू कितने हो जाएगा? 46 में से 16 गए तो कितने बचा? 30। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अब वो पूछ के रहा है कि चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है। तो चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है? दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग इतना है। अब वो कह रहा है बड़े चचेरे भाई की। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या थी? 2x प्लस 8 तो थी। तो निकाल लीजिए कितना आएगा आंसर। तो 2x प्लस 8 इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो 2 इंटू 10 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 28। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अर्थात जो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु है वो क्या होगी? 28 ईयर्स। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने इतने रुपए में, मानो जो भी दिया है, मैं एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% का लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट रुपए में अधिक में बेचना चाहिए। तो मानो कोई पुराना स्टॉक है, उसे कोई दुकानदार है वो समाप्त करना चाहता है। तो दुकानदार समाप्त करना चाहता है, तो एक व्यक्ति को उसने कितने रुपए में बेच दिया? 3420 रुपए में कोई चीज बेच दी। और वो कितने परसेंटेज, जो एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कैसा था? कम। जब 43% कम होगा तो उसका मूल्य कितने रहेगा? केवल
हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 100 में से 43 गया तो शेष कितना बचेगा? 57। जैसे अपने आप में हर चीज़ 100% होती है, जब 43% कम पे बेचा है तो उसका मूल्य कितना रह गया? खाली 57% ही तो रह गया। 43% कम पर बेचा, अब ये 100 के बराबर होगा। अब ये 57% किसके बराबर हो जाएंगे आपके? 3420 रुपए या 3420। तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है 3420 रुपए, ये 57% के बराबर। अब उसका हम निकाल लेते हैं कि उसका कुल मूल्य कितना था, या उसका लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना था। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3420। अब जो निकालना होता है उसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और जो दिया होता है उसका क्या करते हैं? डिवाइड। यहाँ देख लीजिए ये कितने के, 19 के या 19 के टेबल से कट जाएंगे, तो 19 और 57। और यहाँ देख लीजिए आप 19 सेकंड 19। अब यहाँ पे कितने बचे? 19, तो यहाँ 15, ये 152, 19 की 152, जीरो की जीरो। अब ये 3 से काट दो, ये कितने बार? 60 बार। अब यहाँ देख लीजिए क्या बचा आपका, तो यहाँ आपका बचा 100% बराबर कितना आया आपका? 6000 रुपये। 6000 रुपये। अब वो पूछ क्या रहा है कि इस पर 10% का लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता सेट अधिक में बेचना चाहिए था। अगर वो इस पर 10, अब इसका 110 निकाल लो, 110, क्यों 10% अधिक पे बेचना चाह रहा है, 110 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 110 बट्टे 100, अर्थात ये खत्म, 11 छिंगे 66, अर्थात 6600 रुपये। अब जो 110% है वो कितना है? 6600, और पहले उसे कितने में बेचा था? 3420 में। तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है मुझे, कितने अधिक में बेचना चाहिए था। तो 6600, 6600 माइनस के कितना हो जाएगा? 3420, 3420। अब ये देख लीजिए आप, ये जीरो में से जीरो गई तो जीरो, अब यहाँ जीरो, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8, 5 में से 4 गए तो 1, और यहाँ कितने बचे? 5, 5 वो सॉरी 6, 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 में से 3 जाएंगे 3। तो जो भी अंतर था वो कितने आया, कि मानो जो पहले बेच रहा है, मानो 43% हानि पे और 10% लाभ के बीच का अंतर कितना आया? 3180 रुपये। यही मेरा क्या होगा? आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि निम्न हल करें। जो भी दिया है सॉल्व द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ये दिया है आपका 22 माइनस के कोष्टक में 1/4, फिर दिया है आपका बीच वाला कोष्टक, फिर माइनस के 5, माइनस के कोष्टक में 48, डिवाइड या भाग माइनस के 16। तो इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले कहाँ से हल करेंगे, कि आपका जो भी कोष्टक दिया है उसके अंदर कोष्टक वाली चीज़ों को हल करेंगे, और वही बोर्ड मास वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या? बोर्ड मास। बोर्ड मास, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड मास क्या होता है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर का, या देते नहीं कि 20 का 10% ऐसे करके का, डी हो गया आपका डिवाइड, और फिर क्या हो गया? मल्टीप्लाई, फिर क्या हो गया? ऐड, और लास्ट में क्या होता है? सब्सट्रैक्ट, मतलब घटाना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ना, तो ब्रैकेट, अब ब्रैकेट ये वाला बड़ा दिया है तो इसके अंदर की हम बात करेंगे, काकी के दिया नहीं है, उसके बाद क्या दिया? डिवाइड। तो इसमें आगे इसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले ये बी माइनस दिया है और ये डिवाइड दिया है, तो इसे आप हल करोगे तो 16 का डिवाइड आप किस में दोगे? 48 में। मानो 48 में, तो ये कितने बार जाएगा? 16 3 48, कितने बार जाएगा? 3 बार। अब यहाँ भी देखो माइनस है, और यहाँ भी आगे माइनस लगा हुआ मिलेगा, तो ये किसके हो जाएंगे? प्लस के 3 हो जाएंगे। अब और ये कितने दिए हैं? माइनस के 5 पहले से दिए हैं। अब ये हमारा एक कोष्टक कर लो बंद। और आगे क्या दिया है आपका? 22 माइनस के 1/4, यही तो दिया है आपका। अब यहाँ हल कर लो आप, तो ये 22 माइनस के 1/4, अब यहाँ कितने बचेंगे? माइनस के 2 ही तो बचेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 से ये कट जाएंगे। कहीं इसमें मिस्टेक है क्या? क्वेश्चन में देखता हूँ, इसमें शायद इसमें मिस्टेक है। 16 3 48 माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपका दिया है कि 22 माइनस के कोष्टक में दिया है 1/4, फिर मतलब कोष्टक माइनस के 5 माइनस के 48 डिवाइडेड बाई माइनस के 16 फिर कोष्टक बंद। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले किसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास। तो बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट, ओ फॉर क्या होता है काकी की, डी फॉर क्या होता है डिवाइड, एम फॉर क्या होता है मल्टीप्लाई, ए फॉर क्या होता है ऐड, और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्ट। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट हमें क्या कौन सा हटाना पड़ेगा, बड़ा वाला, ये मंझला वाला। तो उसके लिए हमें उसके भी अंदर दिया है, तो उसके अंदर भी जैसे ब्रैकेट के अंदर भी ये सारी चीज़ दिया है, तो उसमें भी हम सबसे पहले वही हल करेंगे जैसा कि उस क्रम में दिया होगा। तो ये ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के अंदर भी हमारा क्या है, क्या दिया है डिवाइड। तो डिवाइड को सबसे पहले हल करेंगे, पर यहाँ एक थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ माइनस के और होगा यहाँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे 16 से ये डिवाइड किया, 16 3 48, पूरे से पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 3, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, पूरा पूरा खत्म, 3 बार गया तो ये 3 बार, तो माइनस के 5 ये बचा और माइनस के 3 ये क्वेश्चन में बंद कर दो। और ये 22 माइनस के 1/4 ये अलग है। अब यहाँ हल करते हैं, हम देखते हैं। तो 22 माइनस, अब ये भी 5 और 3 8 हो गए, ये माइनस के हो गए, तो 1/4 और माइनस के 8, तो इससे ये खत्म हो जाएंगे कितने बार, 2 बार, वो भी माइनस के 2, माइनस माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 22 प्लस कितने हो जाएंगे 2, अर्थात 22 और 2 कितने हो गए 24, अर्थात 24। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 24। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र में लिखित वृत्त चार्ट या पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं। यदि कुल उत्पादन 9000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताएं। तो देखो जैसा कि हमारा ये पाई चार्ट दिया गया है, इसमें देख लीजिए और कोई भी पाई चार्ट होता है तो उसकी वैल्यू मानो कितने डिग्री में दी होती है, 360 में, 360 में ही हम रखते हैं, क्योंकि कोई भी एक वृत्त होता है उसका जो पूरे का एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ देख लीजिए अलग अलग दिया है, जैसे सदर में दिया है 140 और वीट में दिया है 100 और शुगर में दिया है 80 और राइस में दिया है 40। तो यहाँ में देखना होगा आपको पूछ क्या रहा है, तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में ज्ञात करो, किसकी, चावल अर्थात राइस की। अब यहाँ देख लीजिए ये कुल उत्पादन कितना है, 9000 टन है, तो हमें चावल का देख लेते हैं। सबसे पहले ये काउंट करेंगे ये कितना हो रहा है, ये जोड़ लीजिए आप। तो 40 और 80 कितना हुआ 120, 120 220 220 और 140 कितना हुआ 360, टोटल कितना है 360। और 360 में से चावल कितना है मेरा 40, तो 40 बट्टे क्या करेंगे 360, यही तो करेंगे। मतलब जो चावल का भाग है वो कुल भाग में से कितना है, तो 40 बट्टे 360। अब अगर हम वैल्यू टोटल निकालना चाहें, अब वो 9000 टन की बात कर रहा है, तो हम उसी हिसाब से क्या कर देंगे 9000 टन का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 9000। अब यहाँ देख लीजिए 0 से 0 खत्म और 4 निम 36, मतलब 4 का ऐसा पारा पड़ोगे तो ये कितने बार जाएगा 9 बार, 36 कटेगा 9 से, ये पूरा ये 9 डिवाइड हुआ, यहाँ कितने बचे 1000। अर्थात टोटल जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1000 या 1000, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा क्या होता है जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं वो खाली उसे समझ लो आप, अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो उसका आंसर अपने आप निकल आता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि tan थीटा इक्वल टू इतना दिया है 7/24 है, तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, देखो कोई भी मानो ट्रायंगल, इसे हम ट्रायंगल में उतार लेते हैं। जैसे ये कोई ट्रायंगल दिया है, अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, नाम भी दे सकते हैं हम ए बी और सी। tan थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब इसका कितना हो जाएगा 7 और आधार कितना हो जाएगा 24। जब ऐसी कंडीशन दी हो, हमें 888 या तो होना चाहिए, तो जब मानो कोई 7 और 25 दिए हों, कोई आधार हो, कोई वो 7 और 24 दिए हों, अगर मानो कोई त्रिभुज है, अगर उनकी दो भुजाएं क्रमशः 7 और 24 हैं, तो उसका जो कर्ण या सबसे बड़ी भुजा होगा वो उसकी माप कितनी होगी 25। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये ट्रिपल एट में आते हैं सारी चीज़। तो यहाँ देख लीजिए, अब हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू रख दीजिए आप। tan थीटा दिया है तो tan थीटा की वैल्यू तो ये दी है आपको, कहीं से निकालना भी ना है। 7/24 माइनस के क्या दिया सेक थीटा, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण इसका कितना दिया है 25, आधार कितना दिया है 24। उसके बाद में हम देख लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 7, तो 7 बट्टे कितना हो जाएगा कर्ण कितना है 25, बराबर क्या दिया माइनस के p/28। यहाँ देख लेते हैं दोनों का हर सेम है, तो ऊपर का क्या करेंगे, हर सेम हो तो क्या करेंगे, जैसे भी चिन्ह दिए हैं उसमें जोड़ घटा लेंगे।
तो ये माइनस के 25 हो गए, प्लस के 7 हो गए, तो माइनस के कितने बचेंगे 18, और उसके बट्टे में क्या आ जाएंगे 7/25, सही तो आ जाएगा। उसके बाद देखिए कहते हैं पहला चौथा हो जाता है और दूसरा तीसरा हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस के p/28। तो यहाँ हल कर लीजिए आप। अब जैसे ये 25 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा आपका। अब यहाँ देख लीजिए कि 8 × 25 और उसके बट्टे में हो जाएंगे 24 × 7 बराबर p/, क्या हो जाएगा 28। अब ये 7 चौकू 28 और 4 छिंगे 24 और यहाँ 18 थे, और 36 और 18, तो कुल मिला के जो p की वैल्यू है वो 3 × कितना हो जाएगा 25, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें देख लीजिए 75 कहाँ है, बीटेक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। तो देखो इसके लिए सबसे बढ़िया एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। आवर्ती की कंडीशन में सबसे पहले हम भिन्न को ऐसे सॉल्व करेंगे कि उसका हर किसी तरह से क्या हो जाए, सम संख्या एक बन जाए। क्या बन जाए, सम संख्या बन जाए। जब सम संख्या आ जाती है तो हमारा क्या होता है, जो भी दशमलव आवर्ती आते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, आवर्ती नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम सम बनाने की कोशिश करेंगे, हर को, डिनोमिनेटर को हम कैसा बनाएंगे, सम बनाएंगे, अर्थात इवन बनाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए 8 से ये करोगे तो 8 7 56, ये भिन्न कितनी हो जाएगी 1/7। अब ये 6 से काटोगे तो 6 से ये 6 से पूरा नहीं कटेगा, तो ये से हम 2 से काट देंगे, ये भी 2 से कट जाएंगे, ये 28 28 दूनी वो सॉरी यहाँ 2 से काटोगे तो यहाँ 3 बचेंगे, अर्थात ये भिन्न कितनी हो जाएगी 3/28। अब यहाँ देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम अगला, इसमें भी आप काटोगे तो इसमें विषम संख्या आ रही है। अब यहाँ देखो कुल मिला के कोई नीचे हर में हमारा विषम संख्या का मानो गुणनफल हो या विषम संख्या दी हुई हो तो वो हमारा हमेशा आवर्ती दशमलव में आएगा। और अगर शांत दशमलव की बात करते हैं तो जो शांत दशमलव होगा वो हमेशा नीचे सम संख्या आ रही हो या सम संख्याओं का मल्टीपल दिया हो, तो वो हमारा क्या, मल्टीपल मतलब सम संख्याओं को सम संख्याओं से दिया हो। तो अब इसका देखते हैं 4 का, तो 4 × 4 4 4 चक 16, तो ये भिन्न हमारी कितनी बन गई, ये कितने बन जाएगी 1/16, वो सॉरी 14, 1/14 ये। अब लास्ट बची आपकी, अब ये देख लो, अब इसमें भी इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 का करोगे तो 2 और 7 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकती। अब यहाँ भी देखो 4 × 7 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकती, 7 तो पहले से दिया तो ये भी नहीं हो सकती। अब यहाँ देखो काटो चाहे मत काटो, आंसर तो यही होगा। अब देख लीजिए 7 8 56, तो 1/8 बचा। अब ये देखो 8 है, चाहे इससे कितने से भी करो, 2 का मल्टीपल ही तो कर रहा है, और उसी मानो सम संख्या का सम संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसका आप दोगे तो हमेशा ये कैसा आएगा, आवर्ती दशमलव नहीं आएगा। इसे आप दोगे तो ये लगभग आएगा 0.125। इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसका मतलब जो आगमन है वो बार बार हो रहा हो, ये 5 पे जाके पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि संख्या इतने में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो देखो स्थानीय मान की बात करते हैं, जैसे आपका दिया है, जैसे 2 8 6 फिर 9 3 7 4 5। तो यहाँ पे देखते हैं स्थानीय मान उसकी प्लेस वैल्यू होती है, वो उसी के हिसाब से निकालते हैं जहाँ पे डेट दिया होगा। तो जैसे उसमें किसका पूछा है, 5 और 9 के स्थानीय मानों का, 5 और 9 का स्थानीय मान निकाल लीजिए आप। जैसे 5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, ये बच्चों की तरह विधि बता रहा हूँ मैं। अब 9 का निकालोगे, यहाँ पे क्या होता है इकाई, फिर क्या होता है दाई, फिर सैकड़ा, फिर क्या होता है 1000, फिर क्या होता है 10,000। तो यहाँ भी है जो भी संख्या आएगी उसमें हम कितने का गुणा करेंगे 10,000 का, तो 9 × कितने हो गए 10,000। अब 10,000 का इससे गुणा करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 90,000 हो जाएंगे या नहीं। अब वो कह रहा है दोनों के स्थानीय मान का अंतर बताओ। अब यहाँ पे देखिए ये 90,000 है, ये 5 है। अब इसमें से हम क्या करेंगे 90,000 माइनस के 5 कर दो, तो ये क्या होगा, हमारे कितने बचेंगे 8,000, वो सॉरी 89, घटाते चलो, जैसे 0 या 10 10 में से 5 गए तो कितने बचे पीछे से ही, तो 0 10 में से 5 गए 5 बचे। उसके बाद यहाँ कितने, यहाँ भी 10। अब यहाँ पे देख लीजिए 10 में से 5 गए 5 बचे। अब यहाँ भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ लेते तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे गए तो देखो यहाँ 5 बचे, यहाँ पे क्या हो गए 10, और 10 में से 5, और यहाँ हो गए कितने, 9 ही तो बचे, 9 का 9, यहाँ भी 9, और यहाँ भी 9, और यहाँ आपके 9 में से 1 तो चला गया था, तो यहाँ कितने बचेंगे 8। तो ये कितना बचेगा 8,900, वो सॉरी 89,995। तो ये कितना हो जाएगा 89,995। ये देख लीजिए आप कहाँ दिया है, तो ये हमारा कौन सा आंसर सही होगा, डी, जो आपका सी ऑप्शन दिया है वो वाला।
इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक तावे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। कोई तावे का तार है, उसको हम मोड़कर क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल 181 वर्ग सेंटीमीटर है। जैसे ये कोई है तावे का तार, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो यहाँ पे हम कोई वर्ग बना रहे हैं, ये वर्ग हो गया हमारा, ठीक है। मान लो, अरे ये मान लो इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, आपस में समान है, तो ये वर्ग है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया कितना दिया है, 121, यही तो दिया है। अब हमें ये भी पता होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर एरिया, एरिया का स्क्वायर, वो सॉरी एरिया ये दिया होता है, एरिया बराबर कितना दिया है आपका, अरे यार, हाँ यहाँ देख लीजिए, जैसे एरिया बराबर 121 दिया है, तो एरिया क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा आपका 121, यहाँ आप देख लीजिए। अब यहाँ देखिए इस पर भी वर्ग, तो इस पर भी हम वर्ग लगा लेते हैं। ये कितने का वर्ग होता है, 11 का। वर्ग से वर्ग खत्म, तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 11। अब वो क्या कह रहा है कि यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता। अब देखो तार है, जो तार का हमारा परिमाप तो उतना ही रहेगा, खाली उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए इसकी चारों भुजाएं 11 11 की हैं, तो टोटल इसका परिमाप क्या हो जाएगा, चलो अगले पेज पे देख लेते हैं। जैसे वृत्त है, अब उसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की दी है, 11 11 सेंटीमीटर की दी है, कितने की, 11 11 की दी है। तो वृत्त का परिमाप, वो सॉरी वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप ए बी सी और डी, और ये प्रत्येक भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर है। तो इसका ये भुजा दी है 11 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी थी, 11, तो ये कितना हो जाएगा, 44। अब कुल मिला के ये है, जब कोई हमारा क्या होता है, इसी 44 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, वृत्त में। तार उतना ही रहता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब ये क्या बन गया, मेरा वृत्त। अब वृत्त बन गया, तो कुल मिला के इसका जो परिमाप है वो तो सेम ही रहेगा। तो परिमाप जब सेम रहेगा तो हमें क्या होगा, जो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ देख ली वृत्त का परिमाप और इसका परिमाप, परिमाप दोनों के बराबर होंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, 44 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 से ये कट गया 22 बार, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखे तो 22/7 इंटू आर, 22 से 22 खत्म, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब वो पूछ क्या रहा है कि वृत्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7, पाई का मान कितना है, 22/7, और आर का मान कितना है, 7, और उस पर वर्ग चढ़ा है तो इस पर भी 2 बार हम लिख देंगे, 7 से 7 खत्म। अब 22 सत्ते कितने होता है, 154। और जो सीधी बात है, जब हमारा कोई वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या 7 दी हो तो क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, 154। और बात करते हैं सर्क्यूम्फेरेंस या परिमाप, तो वो कितना होगा मेरा, 44। अब क्षेत्रफल है तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 154। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे समीकरण दिया है एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस वन द्वारा, किस द्वारा, एक्स माइनस वन द्वारा भाग किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो 15 शेष बचता है। और जब इतने को एक्स प्लस वन के द्वारा भाग किया जाता है तो माइनस के 1 शेष बचता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ भी एक मिस्टेक है, आप देख लीजिए, यहाँ भी जो दिया है वो रूट में दिया होगा, क्या, रूट में वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये सही कर लेना आप, इसका रूट निकालना है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। जैसे उसने क्या दिया दे रखा है कि एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस वन द्वारा विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू होती है उसे हम 0 मान के रख देते हैं। समीकरण आपका क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसे किससे, एक्स माइनस वन द्वारा विभाजित है, तो यहाँ देखते हैं एक्स माइनस वन बराबर इतना होगा, तो एक्स बराबर क्या निकल आएगा, 1। अब ये इसमें रखोगे तो 1 का क्यू करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 का एक्स ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रहेगा, प्लस बी इक्वल टू जो भी संख्या शेष बचती है उसे हम किस में रख लेते हैं, बराबर में। कितना शेष बच रहा है, 15। तो ए प्लस बी
ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस के 1। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अब दूसरा भी हम देख लेते हैं इसी तरह। अब दूसरे में वो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यही तो दिया है। अब इसे कितने से करवा रहा है वो एक्स प्लस वन से। जब एक्स प्लस वन से करोगे तो एक्स माइनस एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी -1। अब -1 वैल्यू इसमें पुट करो तो एक्स पे पावर, जब एक्स की वैल्यू -1 हो और उस पर वर्ग चढ़ाओ, तो जब किसी माइनस वाली संख्या पर वर्ग चढ़ाओ तो वो संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की, क्योंकि माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का वर्ग करोगे तो 1। अब यहाँ पे देखो बी एक्स है, अब बी ये दिया है और एक्स की वैल्यू कितना -1 प्लस ए। अब बराबर में शेष कितना बचा है -1 ये दिया है आपका कि कितना शेष बचता है -1। तो ये ध्यान रख दो, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा a माइनस के b और ये माइनस का ये जाएगा माइनस का हो जाएगा तो -2। अब यहाँ ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इनको देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब हमारा दिया है कि a प्लस बी बराबर कितना दिया 14 और a माइनस बी बराबर कितना दिया है 2 माइनस के। अब देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक प्लस का दिया एक माइनस का दिया, ये तो कट जाएंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। तो इसमें क्या करते हैं जैसे ए की वैल्यू निकालनी तो ए की वैल्यू इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, डायरेक्ट निकल आएगी। वैसे भी हल करके निकाल लो तो क्या बचेगा 2a इक्वल टू, अगर इसे भी आप जोड़ोगे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 12 बचेंगे। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। जब ए की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू समीकरण में रखो अपने आप आ जाएगी। तो बी मेरा कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 14 है, जब ए 6 है तो बी कितना हो जाएगा 8। अब वो पूछ कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू 8 का वर्ग। अब यहाँ निकाल लीजिए तो ये कितने हो जाएंगे 36 और प्लस 8 का 64। अब ये टोटल हो गए 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए इसका, तो इसका सही आंसर क्या होगा 10 ए वाला। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ए माइनस 1 ए इक्वल टू 1 हो, a माइनस 1 ए इक्वल टू 1 हो तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का गुणा कर दो, या ऐसी कंडीशन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है तो वो मैं बताऊंगा अभी आगे, उससे समझ लो आप। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 1 का वर्ग इक्वल टू 1 का वर्ग, यही तो होगा। अब यहाँ देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, और यहाँ ये माइनस का है तो माइनस के कितना हो जाएगा 2a। अब a का जैसे a इंटू 1/a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यहाँ ये माइनस के 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ देख लो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, अर्थात ये कितना हो जाएगा 3। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही तो पूछा है। और इसमें अगर डायरेक्ट निकालना होता है तो हम अलग भी एक अपना लेते हैं, जैसे इसमें हो जाता है 2k प्लस 1, ठीक है। जैसे इसका डायरेक्ट निकालना होता, मुझे डायरेक्ट निकालना होता तो क्या रखते 2k प्लस 1। जब यहाँ माइनस दिया होगा तब यहाँ प्लस करेंगे, अगर यहाँ प्लस दिया होता तो यहाँ माइनस कर देते। अब 2k प्लस 1 के की वैल्यू ये होती है जो सामने दी हो, तो k का मान कितना है 2 इंटू 1 प्लस 1, अर्थात कितना हो जाएगा 3। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट जब वर्ग में हो, ये वाला यहाँ ऐसी कंडीशन दी हो या वर्ग दिया हो जब, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 3। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 4/5, 2/3, 5/7 का लासा पा, लासा या एलसीएम, ठीक है। तो लासा ज्ञात कीजिए, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका 4/5, और दूसरा दिया आपका 2/3, तीसरा दिया 5/7। देखो एक चीज इसमें समझ लो, जब एलसीएम दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, जब एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, जो भी पूछना होता है तो वो हमेशा हम किसका निकालते हैं, हमेशा अंश का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, अंश का निकालते हैं। तो अंश इसमें आपका क्या क्या दिया है 4, 2 और 5, और हमेशा अंश का निकालते हैं और हर का उसके जस्ट विपरीत वाला निकालते हैं। अब विपरीत क्या होगा मासा होगा, जैसे अब 5, 3, 7 का हम क्या निकालेंगे मासा। तो इसमें क्या करेंगे 4, 2, 5 का तो क्या निकालेंगे एलसीएम, और 5, 3 और 7 का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ, और जो इनकी वैल्यू आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप निकाल लीजिए कि 4 और 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, ऐसी संख्या देखो जो सभी से डिवाइड हो जाए। तो 5 चक 20 और 4 में 2 भी आ रहे हैं तो 2 से भी हो जाएगा, तो कुल मिला के इसका एलसीएम कितना होगा 20। अब
जो HCF होता है वो मेरा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि 5 और 3 और 7 में ऐसा कोई फैक्टर है जो तीनों से हो रहा हो, जो तीनों में हो रहा हो। तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? कोई नहीं है, खाली क्या है, 5 एकन 5, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। और किसी के अगर भाग में किसी संख्या को हम 1 से गुणा करें या भाग करें तो वह संख्या हमें उतनी ही प्राप्त होती है जितनी वह है। अब एलसीएम तो हमें पता चल गया, अब एचसीएफ भी पता चल गया। एचसीएफ कितना होगा इसका? 1। तो कुल मिला के अब वो क्या कह रहा है, एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम बट्टे एचसीएफ। अब एलसीएम कितना आया, 20। अगर वो एचसीएफ पूछता तो हम क्या करते, ऊपर का मासा निकालते, नीचे का लासा निकालते, तो वैसे रख देते। अब इसका वन करो तो ये कितना आ जाएगा, 20। सही मेरा क्या होगा आंसर। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर ये खाली तुम्हें समझाने के लिए कराया है कि आप समझ सको। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य 4/5 चाल की चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। मानो उसकी सामान्य चाल के 4/5 से चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। देखो हमें पता है, एक चाल दी है उसकी 4/5, पहले 5 थी, बाद में कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, तो समय उसका बढ़ जाता है। एक चीज हमें पता है कि जो हमारा चाल और समय में कैसा होता है, चाल प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं, समय, या हम ये भी कह सकते हैं बी, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय के। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगी। अगर मेरा क्या होगा, चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा, और जब समय कम होगा तो चाल बढ़ेगी। तो कुल मिला के अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसमें ये होता है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे पहले और अब, ठीक है, या सामान्य चाल या बढ़ी हुई चाल, ऐसे देख लो, ठीक है। सामान्य चाल, मानो सामान्य चाल v है और घटी हुई या बढ़ी हुई चाल b डैश है। तो पहले उसकी चाल कितनी थी, 5, और बाद में कितनी हो गई, 4। तो इसके विपरीत होता है कौन, समय। ये तो वेग हो गया आपका, यहाँ वेग देख लो, ये हटा दो आप। वेग कितना है, पहले था 5, अब कितना हो गया, 4। तो हमारा समय क्या हो जाएगा, पहले समय ले रहा था वो कितना, ठीक विपरीत होगा, 4। अब समय कितना लेगा, 5, क्योंकि दूरी तो कांस्टेंट रहेगी। जब समय बढ़ेगा तो चाल कम हो जाएगी, जब चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। कुल मिला के दूरी तो हमें उतनी तय करनी है। तो यहाँ भी देखो 5 चौक 20, यहाँ भी देखो 5 चौक 20, चाल और समय का गुणनफल दूरी तो होता है, तो दूरी तो कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ देख लीजिए, पहले वो कितना ले रहा था, समय 4, और अब कितना ले रहा है, 5। तो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ 1, और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 15 मिनट। कितने का अंतर आ रहा है, 15 मिनट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ देखते हैं कि हम, अब वो पूछ क्या रहा है कि लिया जाने वाला सामान्य समय क्या था। सामान्य हमारा क्या था, पहले ही वाला तो था, पहले चाल 5 थी, बाद में 4 हो गई, तो पहले समय कितना था, 4, अब कितना हो गया, 5। तो पहले वाला समय पूछ रहा है, तो 15 का 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 इंटू 4, ये कितने हो गए, 60, और 60 क्या हो गई, मिनट। और 60 मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1 घंटा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराने स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपए में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। देखो पहले खरीदा कितने में खरीदा था, 345 में, अर्थात जो भी उसका क्या है, कुल मिला के जो खरीदा है वो उसका क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 375, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 345। जब सेलिंग प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगी, लॉस होगा। और जब सेलिंग प्राइस कैसा हो, ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब यहाँ अंतर निकाल लीजिए। अब यहाँ लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP बट्टे जो भी हो, मानो आप हो चाहे लॉस निकालो और चाहे प्रॉफिट निकालो, हम हमेशा किसके कॉन्टैक्ट में निकालते हैं, CP के में, इंटू 100। अब यहाँ देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है, CP और SP का अंतर 30 है, और CP कितना है मेरा 375, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 से काट दो तो 25 चौक 100, और 25 से ये काट दोगे तो 25 सेकंड 25, और 25 सत्ते, या 7 बार काटोगे तो 25 सत्ते 175, 25 नहीं 5 बार जाएगा, क्यों 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, या 15 बार, और 15 से ये काट दो तो 15 दूनी 30, तो ये 4 दूनी कितना हो गया, 8। अर्थात जो लॉस परसेंटेज है वो कितना होगा,
8। यही मेरा सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। इनमें से न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है। इनमें से पहली 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत, यहाँ देख लेना, जो पहली 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है और जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ 3 न्यूनतम है, ठीक है, यहाँ लिख लेना। 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 का परिसर क्या होगा। कुल मिला के हमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होता है कि किसी भी कोई ऑर्डर दिया है उसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस के मिनिमम वैल्यू, और जो भी डिफरेंस आता है वो मेरा क्या हो जाता है, परिसर या रेंज, कहीं कहीं परास भी दे देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए डब्ल्यू एक्स वाई ये कैसी न्यूनतम है। अब इनका औसत दिया है तो इनकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब अभी हम करेंगे बटे 3 और कितना दिया 18। तो जो डब्ल्यू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। और वैसे ही वो अब क्या दे रहा है कि अधिकतम वाली, तो अधिकतम वाली क्या हो जाएगी, वाई एक्स और जेड बट्टे क्या हो जाएगा 3। अब 3 क्योंकि ये 3 संख्या है, इनकी औसत वैल्यू तो दी है, इनका औसत कितना दिया है 22। तो यहाँ 22 आप करोगे तो 22 कितने हो जाएंगे 66। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने हो जाएंगे 66। अब यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया। अर्थात 2 में से हम क्या घटाएंगे, एक ज़्यादा में से कम वाला ही तो घटाएंगे, तभी तो परसेंट निकलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है 66, और यहाँ क्या दिया है आपका डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 54। अब यहाँ आप देख लीजिए घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस का होगा माइनस का, माइनस का होगा वो प्लस का। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस के ये खत्म, प्लस माइनस के ये खत्म। अब आपका क्या बचा, जेड प्लस का है और डब्ल्यू किसका है, माइनस का। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, यहाँ भी माइनस का ये हो जाएगा। 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 6 में से 5 गए तो 1 बचे। अर्थात जो जेड माइनस डब्ल्यू है यही हमारा क्या होगा, परास, परिसर या रेंज। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात दिया है। तो मिश्रण में ये चीज़ दी हुई है, सबसे पहले किसका दिया है, किसका दिया है, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का। तो पहले किसका दिया है, रेत का, फिर क्या दिया है आपकी बजरी, और फिर अगले आगे देखो फिर दिया है सीमेंट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, जैसे क्रम में दिया उसी हिसाब से लिखते जाओ, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू पुटअप करते जाओ। तो रेत के साथ बजरी का दिया है, तो रेत कितना है, जब रेत है 17 तो बजरी है 8। और फिर दूसरा दे रहा है कि बजरी है जब 6 तो सीमेंट है 12। बजरी है 6 तो सीमेंट कितना है 12। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर मानो इसी हिसाब से हम लिख लेते हैं। अब जिस संख्या के पीछे कोई रिक्त स्थान दिख रहा है तो उससे आगे वाला लिख लेंगे। आगे कितने दिया है, इसके आगे 8 तो 8 लिख लिया। इसके आगे का, इसके देखो आगे वाली संख्या खाली है, पीछे भरा है, तो इसमें जब हमें आगे वाली भरेंगे तो पीछे वाली को लिख लेंगे। इसके पीछे कितना दिया 6 तो यहाँ 6। अब ये देख लो कोई संख्या अगर कट रही हो तो काट दीजिए आप। अब यहाँ से देखो ये कट जाएगी, 6 से काटो 6 6 और ये 2 बार, तो यहाँ कट गई। कुल मिला के अब देख लीजिए, अब वो पूछ किसका रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है कि रेत के साथ सीमेंट का। अब रेत और सीमेंट का देखना, रेत यहाँ कितना बचा है 17 और सीमेंट आपका कितना रह गया यहाँ 8 दूनी 16। तो रेत और सीमेंट का अनुपात ये हो गया, यही हमारा क्या होगा आंसर। क्योंकि यहाँ देखो ये कितना निकला है 17 और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों का पूछ रहा है तो ये लिख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ आप सही कर लीजिए, ठीक है। 17 17 नहीं होगा, यहाँ 17 16 होगा, ठीक, यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि इनने का वर्गमूल कितना होगा। 3249 का वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए मैंने बताया था कि 3049, वैसे हम निकालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेथड तो कई हैं। सबसे पहले हम भाग विधि से देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक शॉर्ट तरीका बताएंगे 1 2। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, जोड़े बना लेते हैं। जोड़ा हमेशा पीछे से बनता है इसमें, तो पीछे से बनेगा तो भागफल विधि यही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे ऐसा कोई संख्या पढ़ेंगे जो इससे ज़्यादा ना निकले और उसका उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 4 का पढ़ोगे 16 हो गया, 5 का पढ़ोगे 25, 6 का पढ़ोगे तो 36, और 36 ज़्यादा हो रहा है तो हमेशा कम ही लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। तो 36 का पेन तो नहीं जाएगा तो 5 का करेंगे तो 5 25, जो भी जितना भी गुणा करके आ रहा है वो यहाँ लिख लेंगे। और जितने भी बार, जैसे 5 का 5 25, तो जितने भी जाएगा वो ऊपर लिख लेंगे 5। अब ये 25 हो गए, 5 और 5 कितने हो गए 10,
अब यहाँ देख लो 32 में से 25 गए या 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7 और यहाँ 0 की 0। अब जो भी उतारा लेते हैं इसमें जोड़िए में लेते हैं तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर 49। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब कोई ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो इससे ज़्यादा ना निकले। तो हम देखते हैं यहाँ पे 7 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं तो 7 एकन 7 और 7 का 7 से करोगे तो 49, तो 7 का करो 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7, अर्थात हमारा क्या हुआ यहाँ पे कुछ नहीं बचा शेष। कुल मिला के अब ऊपर कितना हुआ 7, तो ये कुल मिला के कितने का वर्गमूल है 57 का। अब दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं कि अब जैसे दूसरा तरीका देख लीजिए शॉर्ट, जैसे आपका दिया है 3249। अब हमें पता है कि 9 ये इकाई अंक है तो 9 कितने के वर्ग में आता है, या तो 3 का वर्ग हो और या आपका 7 का वर्ग हो, 3 का हो या 7 का हो। अब यहाँ देख लीजिए 3 और 7 वाले छोड़ दो, बाकी की सब काट दो, तो ये तो 59 तो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि इसके अंत में 9 है, तो ये तो नहीं हो सकता। 3 और 7 के में आते हैं और 3 और 7 7 वाले 2 हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि कोई ऐसा टेबल पढ़ो जैसे अभी 3 है और 3 का पढ़ते हो 6 का वर्ग करते हो तो 36, 36 कैसे होते हैं 32 से ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ भी 36 32 से ज़्यादा होते हैं तो ये भी दोनों खत्म। अब ये 5 है तो 5 है 55 25, तो सीधी बात है कि 55 25 ये 32 से कम है, 32 से कम है तो ये वाला कैसा, ये तो पहले ही हाँ गलत हो गया। अब ये तो पहले तो गलत ही था। अब यहाँ पे 5 बचे तो ये 5 का करोगे तो 5 का कितना हो जाएगा 25 और इसके पीछे 3 या 7 आना चाहिए, 7 भी आ रहा है तो यही मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। इसी तरह भी निकाल लेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। देखो ये नए टाइप के क्वेश्चन है और ये कंफर्म है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो 1 क्वेश्चन हो 2 क्वेश्चन हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है, आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए, यहाँ पे एक छूटा है एक्स और लिख लेना, यहाँ पे एक्स एक्स कोमा वाई और जेड की औसत मजदूरी क्या होगी। तो देखो आपके कथन दिए हों, अब इन कथनों से मुझे ये ज्ञात करना है कि एक्स और वाई और जेड की औसत मजदूरी मानो पहले कथन से निकाली जा सकती है या दूसरे कथन से निकाली जा सकती है या कुल मिला के दोनों के सहयोग से निकाली जा सकती है, तो ये चीज़ हमें ज्ञात करना होगा। अब वो कह रहा है कि वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है, जो वाई का वेतन है वो ये कह रहा है एक्स प्लस जेड का आधा है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि इससे औसत मजदूरी क्या निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती है क्योंकि पता नहीं कितना, मानो कोई वैल्यू तो दी नहीं है। अब दूसरा कह रहा है कि एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 अधिक कमाते हैं और जेड 500 कमाता है। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर जेड मेरा कितना कमा रहा है 500, तो एक तो हमारा एक्स और वाई कितना कमाएंगे 40 इससे ज़्यादा कमाएंगे, अर्थात एक्स प्लस वाई कितना कमाएंगे 500 से 40 अधिक, तो 540 कमाएंगे और जेड कितना कमा रहा है 500, अर्थात हमें ये पता चल गया कि ये तीनों की वैल्यू पता चल गई। और जैसे अब इनकी तीनों की औसत मजदूरी निकालना है तो औसत के लिए इसे हम जोड़ लेंगे, जैसे ये कितना हो गया 0 की 0 4 की 4 और 5 दूनी कितने हो गए 10, 1040 हुए। अब 1040 में हम एक्स वाई जेड ये तीनों का भाग दे देंगे तो इनकी हमें औसत वैल्यू निकल आएगी। तो कुल मिला के जो भी यहाँ पे कथन पर्याप्त है वो आपका क्या होगा, केवल सेकंड कथन पर्याप्त है, किसके लिए, इसका उत्तर देने के लिए। तो यहाँ पे जो देखो ये क्या है, अब सेकंड वाला देखो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब ये कह रहा ना कथन फर्स्ट या कथन सेकंड पर्याप्त है। अब इसका समझो, ना कथन फर्स्ट और या कथन 2 पर्याप्त है, मतलब पहला कथन नहीं है और दूसरा कथन है, और फिर अगला दे रहा है कि कथन केवल फर्स्ट पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 पर्याप्त है। इसमें कह रहा है केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है। अच्छा, तो यहाँ ये कह रहा है कि ना तो कथन 1 पर्याप्त है ना कथन 2 पर्याप्त है, ये कह रहा है बी। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि कथन 2 पर्याप्त है, केवल कौन सा पर्याप्त है, केवल 2 पर्याप्त है जबकि कथन केवल 1 अपर्याप्त है, क्योंकि एक वाले से आंसर नहीं निकल रहा है तो एक कैसा होगा अपर्याप्त होगा और दूसरा वाला कैसा होगा केवल पर्याप्त होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक साथ कार्य करते हुए एक पाइप ए बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम बंद कर दिया तथा ए ने कार्य तक जारी रखा। टैंक को भरने में 9 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे दिया है कि ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं, कितने घंटे तक काम करते हैं। जो ए प्लस बी है वो 10 घंटे काम करते हैं, मतलब एक खाली टैंक है उसे 10 घंटे में भर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितने, एक 10 घंटे में भर सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है, उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया है,
फिर बी ने काम बंद कर दिया है और ए ने कार्य अंत तक जारी रखा है और टैंक को भरने में 9 घंटे लग गए हैं। देखो टैंक को भर जारी रखा, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना उसके ए ने जारी रखा, बी ने काम बंद कर दिया, ए ने जारी रखा और उसके बाद टैंक को भरने में 9 घंटे लग गए हैं। तो यहाँ उसके बाद कर लेना, ठीक है। उसके बाद टैंक को भरने में ए को 9 घंटे लग गए हैं। तो ए द्वारा अकेले खाली किए टैंक कितना समय लगेगा, तो यहाँ थोड़ा लैंग्वेज समझने की बात है। तो ए प्लस बी क्या है, वो 10 घंटे में भर देता है। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी कितने घंटा काम करते हैं, तो 4 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना करेंगे, 4 घंटे में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य। तो देखो 4 घंटे में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 4/10 कर देंगे, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 2/5। देखो टोटल काम था, टोटल काम कितना था 5, उसमें से 2 हो गया है तो कितना बचा 3। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा 3/5। अब देखो शेष कार्य 3/5 को एक कितने घंटे में कर देता है, 9 घंटे में। कितने घंटे में कर देता है, 9 घंटे में। तो पूरा कार्य कितने में करेगा, तो पूरा कार्य कितने घंटे में करेगा, अर्थात उसे कितना करना पड़ेगा। तो मानो 3/5 कार्य को 9 में कर रहा है तो पूरा एक कितने में करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 5/3। तो 3 से ये काट दो तो 3 3 9, अर्थात एक कितने घंटे में करेगा, 15 घंटे में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या का मान बताओ। जैसे 28% कितने के बराबर दिया है, 35 के। अब वो क्या कह रहा है, तो संख्या का मान बताओ। तो संख्या क्या होगी, अपने आप में 100% होगी, तो 100% निकाल दीजिए आप। तो 35 × 100/28। अब यहाँ देख लीजिए, मैंने कहा है कि जो भी निकालना होता है उसका गुणा करते हैं, जो भी दिया होता है उसका भाग करते हैं। 7 पंजे 35 और 7 चक 28, 4 से ये गए कितने बार, 25 बार। 25 पंजे कितना होता है, 125, अर्थात जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 125। इसके बाद देखते हैं, तो देखो यही हमारे थे, इसमें इस वाले सेट में केवल 19 ही क्वेश्चन आए थे और या शायद एक आध क्वेश्चन छूट गया हो धोखे से। तो कुल मिला के ये भी है, जो भी मानो ALP ये वाला जो सेट कराया गया था वो था आपका 9/8/2018 का शिफ्ट 3 का। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो आपको करा दिए गए हैं। अब आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है कि जो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, फिर पुनः बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो MRK स्टडी नाम से मेरा एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करने के बाद इसमें देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी आपके कोर्स भी दिए होंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिए होंगे, फ्री मॉक टेस्ट भी होंगे, PDF वगैरह बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड की गई हैं और डिफरेंट एग्जामों के लिए। तो आप सभी से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही हम आपके लिए आगे भी वीडियो लेते रहेंगे।